Hello everyone, welcome to Apti Plus Academy for Civil Services. This is a video on daily topic-wise news analysis where we cover the news from two important sources, that is The Hindu and Indian Express. तो इन दोनों न्यूज़पेपर से जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है सिविल सर्विस एग्जामिनेशन से रिलेटेड उन सारे न्यूज़ को डिस्कस करेंगे और बहुत ही सिंपल तरीके से समझने की कोशिश करेंगे उस न्यूज़ को ताकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो सके प्रीलिम्स और मेंस एग्जामिनेशन में. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. And these are the list of the topic that I'll be discussing with you today. Today is 7th of August. So the first topic is academic research and the scientific policy in India, balancing the financial inclusion and the stability. The third topic is fishermen issues between the India and Pakistan, Serum Institute Novax vaccine deal. एंड द लास्ट टॉपिक इज स्टेटस को ऑन द लेंडिंग रेट्स. तो ये कुछ 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं दोनों इंडियन एक्सप्रेस और हिंदू से जो मैं आपको आज बताऊंगा. उसके अलावा विल हैव MCQs क्वेश्चन एट द एंड ऑफ दिस वीडियो विद द एक्सप्लेनेशन ऑफ यस्टरडे क्वेश्चंस. तो कल के जो सवाल है उसके करेक्ट आंसर एंड एन एक्सप्लेनेशन. तो वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आपको करेक्ट आंसर जानने को मिले. और आप में से जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें. So the first topic is academic research and the scientific policy in India. This news you can find in the Hindu. आज के हिंदू के एडिटोरियल में ये आपको आर्टिकल मिल जाएगी और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है व्हेन इट्स कम टू योर एसे एग्जामिनेशन. एसे पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड एट द सेम टाइम इट इज़ इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर योर जनरल स्टडीज़ पेपर 2, राइट. तो इस तरह के सवाल वहाँ पे आप यूज़ कर पाएंगे. बेसिकली एकेडमिक रिसर्च को लेकर के जो चीज़ें बात की गई है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक प्रोसेस स्टार्ट किया है जहाँ पे रिविटलाइज करने की बात की गई है साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन को. तो साइंस, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन को टुगेदर वी कॉल एज STI पॉलिसी. और जो ये पॉलिसी है ये सर्व करती है एक तरह का गाइडलाइन एजेंसीज को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के टू फंड द हायर जो एजुकेशन के जो हमारे इंस्टीट्यूट्स हैं उनको किस तरह से फंडिंग की ज़रूरत है, जो नेशनल लैबोरेटरीज हैं उनको कितने फंड चाहिए, इन सारे के बारे में यहाँ पे जिक्र की जाती है थ्रू STI पॉलिसी. और STI पॉलिसी किसी भी कंट्री के जो R&D है, जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट है, उसको एक डायरेक्शन देती है, उसको एक रोड मैप देती है. तो एक मेंस में डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे STI पॉलिसी के बारे में भी पूछा जा सकता है. सो दिस टॉपिक इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर मेंस एग्जामिनेशन, राइट. नाउ टॉकिंग अबाउट द साइंस पॉलिसीज इन इंडिया, अगर मैं आपको एक बैकग्राउंड के तौर पे बताऊं तो इंडिया ड्राफ्टेड इज फर्स्ट साइंस एंड टेक पॉलिसी. जो हमारी साइंस पॉलिसी थी वो 1958 में ड्राफ्ट की गई थी, जिसको साइंटिफिक पॉलिसी रेजोल्यूशन भी माना गया था. और जो पूरी फोकस रखी गई थी दैट इज ऑन द साइंटिफिक टेम्परामेंट एंड द कैपेसिटी बिल्डिंग, कि किस तरह के जो लोग में कैपेसिटी में साइंटिफिक बिल्डिंग को बढ़ाया जाए एंड एट द सेम टाइम जो टेम्परामेंट है उसको ऑगमेंट किया जाए लार्ज मासेस में. उसके बाद जो 1983 में जो पॉलिसी आई, इट कम अप विद द टेक्नोलॉजी पॉलिसी स्टेटमेंट, और जो स्ट्रेस करती थी टेक्नोलॉजी कॉम्पिटेंस और सेल्फ रिलायंस को. तो ऐसा नहीं है मेक इन इंडिया अभी स्टार्ट हुई गवर्नमेंट की तरफ से, दिस इज समथिंग विच ऑलरेडी वॉज स्टार्टेड वे बैक इन 1983. नाउ सम एडवांसमेंट हैज़ कम आफ्टर 2003 जहाँ पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉलिसी को इट वॉज कॉल्ड एज एन इंक्रीज इन्वेस्टमेंट इन द रिसर्च एंड डेवलपमेंट. सो गवर्नमेंट प्रायोरिटाइज इट प्रायोरिटी, और उन्होंने जो अपनी रिसर्च और डेवलपमेंट है साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, चाहे वो इन्वेस्टमेंट की बात हो, तो द कैपिटल, द बजट वॉज अगेन ऑगमेंटेड एंड इंक्रीज्ड. In 2013, what has happened? That it called for scientific technology-led innovation, because innovation is something which was missing in India. और 90s के बाद ही innovation का जन्म हुआ है इंडिया में. It's all this started. तो अब जो innovation की जा रही थी that was more inclined toward the socio-economic development. इनोवेशन इस तरह का किया जाए जो कि हमारे फार्मर को या फिर जो मार्जिनलाइज सेक्शन के लोग हैं उनको बेनिफिट करे, गांव में लोगों को फ़ायदा हो. तो कुछ इस तरह की टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट हो जो कि रूरल पीपल को, जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस है इंडिया की, उस पर बेनिफिट ला सके. नाउ अब जो पॉलिसी आई है STIP बेसिकली 2020 में, वहाँ पे जो पूरी कोशिश की जा रही है कि जो अंडर डेवलपमेंट है दैट इज़ एक्सपेक्टेड टू बी अप्रूव्ड एट द एंड ऑफ द ईयर 2020. इस साल के अंत तक ये पॉलिसी आ जाएगी. तो यहाँ पे साइंस एंड टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन, एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी एंड द बेटरमेंट फॉर द रूरल एंड द अर्बन इंडिया, इन दोनों पे फोकस करने की ज़रूरत है. ना बात करें जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनोवेशन पॉलिसी है जो कि आनी है, सो दिस वुड बी कंप्लीट डिसेंट्रलाइज्ड बॉटम अप इंक्लूसिव डिज़ाइन प्रोसेस, जिसका पूरा एम होगा टू स्टैंडर्डाइज एंड प्रायोरिटाइज द सेक्टर फोकस एरिया जैसा रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट फॉर द लार्ज सोशियो इकोनॉमिक वेलफेयर. जो मैंने आपको बताया, इनोवेशन इज समथिंग विच इज़ अ डिफरेंट डोमेन, बट इनोवेशन हैज़ टू बी इक्वली इंपॉर्टेंट एंड इट शुड बी कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू द लार्ज सोशियो इकोनॉमिक वेलफेयर. टेक्नोलॉजी इनोवेशन इस तरह का हो जो कि हमारे इकोनॉमिक वेलफेयर, जो गरीब लोग हैं, जो
फार्मर्स हैं या कोई भी ऐसे जो छोटे लघु उद्योग के बेसिकली व्यापारी हैं, एमएसएमई सेक्टर पे जो काम कर रहे हैं, उन लोगों को इसका ज़्यादा बेनिफिट हो सके। तो जो हमारी STIP 2020 है उसके 4 कोर हाईली इंटरलिंक ट्रैक्स हैं जो मैं आपको बताना चाहूँगा। सो द फर्स्ट ट्रैक इज एक्सटेंडिंग पब्लिक एक्सपर्ट कंसल्टेशन, दिस इज द फर्स्ट ट्रैक। The second track is thematic group consultation, because it is very important that you have a consultation with the stakeholder, then only a correct policy can be formulated. Now the third topic is ministry and the state consultation, because ministry has to implement it and ultimately it has to be implemented by the state government also. तो जो हमारी राज्य सरकार है उसको बेसिकली क्रियान्वयन करना है और it has to completely implement the policy at what the central government is formulating. तो कोई भी पॉलिसी जब सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है तो इम्प्लीमेंटेशन दैट लाइज विद द स्टेट गवर्नमेंट। Now the fourth है that is apex level multi stakeholder consultation. This would be something which is very much needed because we need an expert opinion of the domain expert so that a correct roadmap and roadway is decided, right? So these are the 4 track processes that would be hydrily linked when it's come to the formulation of STIP 2020, right? ना बात करें फ्रेमवर्क फॉर द रिसर्च का, तो नासा ने एक बेसिकली अप्रोच जारी किया है जहाँ पे इट विल फॉर्म अ टेक्नोलॉजी रेडीनेस लेवल, जिसको TRL भी कहते हैं। तो TRL इज अ टाइप ऑफ मेजरमेंट विच एम्स टू एक्सेस द मैच्योरिटी लेवल ऑफ द पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी। किसी भी टेक्नोलॉजी की मैच्योरिटी लेवल क्या है वो बेसिकली TRL से मेजर की जाती है। तो TRL आपके प्रीलिम्स के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नाउ TRL 1 की अगर बात करें तो ये करस्पॉन्ड करती है इस तरह के ऑब्जर्वेशन, जो बेसिक प्रिंसिपल है उसके रिजल्ट्स क्या हैं, पब्लिकेशंस कैसी रही हैं उसको लेकर के। और जो TRL 2 है दैट करस्पॉन्ड्स टू द फॉर्मुलेशन ऑफ टेक्नोलॉजी एट द लेवल ऑफ द कॉन्सेप्ट्स। तो क्या कॉन्सेप्ट ड्रिवन है वो टेक्नोलॉजी, उसके बारे में जिक्र करती है। नाउ अगर बात करें जो नेक्स्ट स्टेज है TRL की, वो फ्रेमवर्क जो होगी दैट वुड प्रूव द कॉन्सेप्ट, जो हमारी लेबोरेटरी की जो एनवायरनमेंट है, फॉलोड बाय रेलेवेंट एनवायरनमेंट, देन प्रोटोटाइप। हर किसी की एक प्रोटोटाइप बनती है, प्रोटोटाइप डेमोन्स्ट्रेट करने की जरूरत पड़ेगी, एंडिंग विद द एक्चुअल डिप्लॉयमेंट, राइट? सो दिस इज समथिंग विच हैज अ प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशन मोर। नाउ वे फॉरवर्ड की अगर बात करें, जो STI पॉलिसी है दैट शुड इंश्योर द इन्वेस्टमेंट इन द रिसर्च एंड द इकोनॉमिक ग्रोथ। तो जो मैंने आपको बताया, जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जो एडवांसमेंट है, जो इनोवेशन है, उसका मेन ओरिएंटेशन होना इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ होनी चाहिए, और वो ऐसे लोगों को मदद करे जिसमें जो रूरल एरियाज के लोग हैं, फार्मर है, बैकवर्डनेस है, MSME सेक्टर है, उन सारी चीज़ों को मदद करे। एंड द रिवॉर्ड सिस्टम इन द हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एंड द नेशनल लेबोरेटरी शुड बी रीओरिएंटेड टू प्रमोट द एकेडमिक रिसर्च। तो जो पोस्ट एकेडमिक रिसर्च है, जिसको पार भी कहते हैं, उस सारी चीज़ों में क्वालिटी इंश्योर की जाए। साथ के साथ यहाँ पे सबसे ज़्यादा एडवांसमेंट दिखने की ज़रूरत है। And at the last, the India should focus on the industries that have high technology intensity, जैसे मैंने आपको MSME के बारे में बताया, या फिर हमारे एयरक्राफ्ट सेक्टर है, स्पेस क्राफ्ट सेक्टर है, मेडिकल है, प्रिसिशंस है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स है, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट्स है। इन सारी चीज़ों पे बेसिकली जो प्रेशर्स है वो काफ़ी कम है। तो जो एडवांसमेंट होनी है वो इन कोर एरियाज पे ज़्यादा होनी चाहिए व्हेन इट्स कम टू द STI पॉलिसी 2020, right? So this is the way forward which you have to include when you write your answer in the mains examination. Now coming to the second topic, that is balancing financial inclusion and the stability. You can find this news in the Indian Express, जिसको मनीष शबरवाल साहब ने लिखा है, and he talks a lot about the banking and the pain which is going through the pandemic COVID-19. So modern economy can grow lending and the modern state can be a welfare state. So these are the two important line. The punch line can be used for an essay as well. बात करें जो physical constraint है, that has a natural disaster often create temptation and that disguise the spending on the lending. तो अभी COVID-19 की अगर बात करें, बेसिकली जो COVID-19 के बाद जो कंस्ट्रेंट्स है, फिजिकल कंस्ट्रेंट या जो बैंकिंग सेक्टर पे जो सबसे ज़्यादा दबाव पड़ा है, उसको देखते हुए इट हैज़ क्रिएटेड अ डीप पेन एंड मोर रेजिस्टेंस कंसिडरली टू चूजिंग द बोरवर देन द लेंडर्स। तो जो लेंडर्स हैं दे आर नॉट इन द सिचुएशन टू लेंड मनी, बिकॉज आज भी आप देखोगे बहुत सारे ऐसे लेंडर्स हैं। अगर मैं 3 लेंडर्स की बात करूँ जो कि इंडिया में काफ़ी एक्टिव है, बजाज फिनसर्व है, कैपिटल फर्स्ट है, HDFC फाइनेंस है, ये मैं छोटे कंज्यूमर ड्यूरेबल लेंडर्स की बात कर रहा हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट अदर लेंडर्स। तो दीज पीपल आर नॉट लुकिंग फॉरवर्ड टू लेंड मोर एंड मोर मनी, राइट? दे हैव रिस्ट्रिक्टेड देयर कस्टमर, दे हैव लिमिटेड द नंबर ऑफ अमाउंट टू बी टेकन केयर ऑफ। तो उसमें वहाँ पे बहुत सारे अमाउंट्स पे रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है सरकार एंटिटी की तरफ से। तो दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ द COVID-19 एंड द लॉसेस दैट हैज बीन अकर्ड विद दिस एंटिटी।
एंड कोविड-19 की अगर बात करें, जो पेन है दैट इज़ अनरेबल, लाइक जो इंटरेस्ट वेवियर्स है उनकी डिमांड की जा रही है, एंडलेस मोरेटोरियम एक्सटेंशन की बात की जा रही है कि जो मोरेटोरियम है उसको और बढ़ाने की ज़रूरत है, ब्लैंकेट वन टाइम रीस्ट्रक्चर की बात की जा रही है, फंडिंग अकाउंटिंग, रिड्यूसिंग द कैपिटल एडिक्वेसी, और जो हमारी IBC थी, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड जो थी उसको सस्पेंड करने की बात की जा रही है आने वाले 24 मंथ्स के लिए। तो ये सारी डिमांड की जा रही है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की तरफ से ताकि उनके पास थोड़ी स्टेबिलिटी बन सके, राइट। ना बात करें 5 पिलर ऑफ स्ट्रैटेजी जहाँ पे बैलेंसिंग की जानी चाहिए और जिससे स्टेबिलिटी मेंटेन होगी, और ये बताई गई है जो इस 5 पिलर है दैट वुड समवेयर रेस टू द क्रेडिट रेशियो ऑफ द 100% टू द GDP। ना ये 5 पिलर्स कौन है? सबसे पहले जो प्राइवेट बैंक्स हैं उनको रेगुलेट करने की जरूरत है। प्राइवेट बैंक अभी दे हैव ओनली 30% ऑफ द डिपॉजिट, बट टॉकिंग अबाउट द मार्केट कैपिटलाइजेशन तो उनके पास अभी 80% की मार्केट कैपिटलाइजेशन है, और बैंक हैज ऑल्सो 77% ऑफ द इंक्रीमेंटल डिपॉजिट्स एंड 77% ऑफ द इंक्रीमेंटल लोन्स। तो ये मैं प्राइवेट सेक्टर के बारे में आपको बता रहा हूँ। उसके बाद जो रीसेंट इंसिडेंट हुए हैं जहाँ पे कलेक्टिव एक्शन लेने की ज़रूरत है, एक करेजियस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, जैसे कि आपने देखा होगा ICICI बैंक की जो केस हुई थी वहाँ पे जो उनकी CEO थी उनको भी बेसिकली ED ने अरेस्ट किया एंड दे हैव क्वेश्चंस अ लॉट। तो ये सारी चीज़ों के इश्यूज़ को देखते हुए प्राइवेट बैंकिंग जो गवर्नेंस है दैट हैज़ अगेन कम इनटू द क्वेश्चन। उसके अलावे अगर प्राइवेट बैंक की गवर्नेंस की बात करें सो दे नीड अ बेटर कंडीशन फॉर द नेक्स्ट जनरेशन। नाउ व्हेन इट्स कम टू द गवर्नमेंट बैंकिंग कंपनीज, यहाँ पे भी बहुत सारी कमियां हैं, खामियां हैं, जहाँ पे फ्रॉम द टॉप इस पे काम करने की ज़रूरत है। मतलब एक बॉटम अप अप्रोच की ज़रूरत है जहाँ पे पूरी हायरार्की लेवल पे काम होगी। एंड ओवर द 10 ईयर गवर्नमेंट कंपनीज हैव सन 30% ऑफ द मार्केट शेयर कैपिटलाइजेशन टू द 6%। आप समझ सकते हो जहाँ 30% पहले हुआ करती थी प्राइवेट बैंकों की, बेसिकली जो गवर्नमेंट बैंक्स हैं उनकी अब शेयर होकर 6% के आसपास रह गई है। And government bank has declined from 70% of their deposit to 20% in the market capitalization। तो काफ़ी ज़्यादा बेसिकली परफॉर्मेंस ख़राब है गवर्नमेंट बैंकिंग की, और जितनी भी रिस्ट्रक्चरिंग की जा रही है बहुत सारे बैंकों को इसी वजह से मर्ज कर दिया गया ताकि वो बैंक सही से परफॉर्म्स कर पाएँ, राइट। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होगी जब आप इस तरह के सवाल गवर्नेंस को लेकर के जब आप अपने आंसर्स लिखोगे। नाउ RBI रेगुलेशन की बात करें कुछ सुपरविजन की, तो रीसेंट इंसिडेंट के मुताबिक जो फाइनेंशियल इंक्लूजन है, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनको रीइंफोर्स करने की ज़रूरत है। स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स की एथिकल कंडक्ट, स्टेक होल्डर, सेल्फ इंटरेस्ट एंड रिस्क मैनेजमेंट। तो ये जो RBI की जो रेगुलेशन है उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, किस तरह से RBI अपने सुपरविजन को बढ़ा सकती है। नॉन बैंकिंग स्पेसेस की अगर बात करें तो जो रेगुलेटरी डिस्क्रिमिनेशन है दैट एग्जिस्टेड बिटवीन द बैंक एंड द नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, तो हमेशा NBFC का शिकायत रहा है कि उनको फुल फ्लेज्ड बैंकिंग की जो फंक्शनिंग है वो नहीं दी गई है। बट एट द सेम टाइम जो MSME लेंडिंग है, कंज्यूमर क्रेडिट सजेशन है, दैट हैज़ कम एज नॉन बैंकिंग एज एन इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो कोविड-19 के टाइम में इन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट किया है नेशन बिल्डिंग पे, एंड दे नीड मोर रेगुलेटरी स्पेस एंड सुपरविजन। Now the last thing is the bank competition। अगर बात करें 1924 की तो उस टाइम पे 82 बैंक्स थी इंडिया में जो ऑपरेशनल थी। Now socialism is very important when it's come to the capital without competition। तो जो जीरो सम मेंटलिटी है और सोशलिज्म उसको बढ़ाने की ज़रूरत है। जो लोगों की जो पार्टिसिपेशन है, जो फिनेंशियल इंक्लूजन है, हर डिस्ट्रिक्ट में बैंकिंग होनी चाहिए, हर डिस्ट्रिक्ट में ATM होने चाहिए, ये सारी चीज़ों को प्रमोट करने की जरूरत है। रीडिंग द क्रेडिट अवेलेबिलिटी वुड अगेन बी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट वुड बी समथिंग अ competition driven innovation। So this is something which bank has to follow when it's come to the banking competition, both in the private sector and in the public sector bank। Now the third topic is fisherman issues between the India and the Pakistan। So this is there again in the Hindu। एक भी काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जो आपके जनरल स्टडीज़ के पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है। जब भी इंडिया और पाकिस्तान के जो इश्यूज़ आएंगे अपार्ट फ्रॉम टेररिज्म, सो दिस इज़ वन ऑफ द कोर इंपॉर्टेंट इशू दैट कैन बी आस्क्ड इन द मेंस एग्जामिनेशन। तो फिशरमैन की जो इश्यूज़ है उसके बारे में बात की गई है। जो वेस्टर्न कोस्ट है इंडिया की, चाहे वो गुजरात हो, सौराष्ट्र हो, कच्छ की जो रीजन है, वहाँ पे बहुत सारे फिशर्समैन इंडिया के पाकिस्तान के जेल में बंद हैं, और उनका क्राइम सिर्फ ये था कि वो जो वाटर बॉडीज़ है, जो बाउंड्रीज़ है बेसिकली इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, उसको उन्होंने थोड़ी सी क्रॉस की। और उनका रीज़न ये है क्रॉस करने का क्योंकि जो गुजरात साइड है वहाँ पे फिशरिंग की जो ऑप्शन है वो काफ़ी कम है, राइट, एंड दे हैव टू रीच फर्दर टू द अदर साइड।
और बेसिकली जो कोई बाउंड्री लाइन ऐसी डिमार्केटेड नहीं है, अगर आप थोड़ी से भी एरिया क्रॉस करते हो तो वहाँ के जो स्कॉट्स होते हैं पाकिस्तान के, दे विल टेक यू टू द पाकिस्तान jurisdiction. Now, as they find the mid sea, they end up in the water controlled by the Pakistan, and they are arrested. Okay, they are arrested and they are taken into the Pakistan. Now, जो लिस्ट ऑफ प्रिजनर्स है उसके बारे में मैं आपको थोड़ा डेटा बता दूं. इंडिया और पाकिस्तान ने एक्सचेंज किए हैं लिस्ट को 1 जून के मुताबिक. तो इंडिया विच हैज़ 270 इंडियन फिशरमैन और 54 सिविलियन प्रिजनर दैट आर प्रेजेंट इन द पाकिस्तान. तो जो हमारे टोटल बेसिकली मैं बात करूँ तो 270 इंडियन फिशर्समैन है और 54 सिविलियन प्रिजनर है जो कि पाकिस्तान के जेल में बंद है. और इंडिया के पास 97 पाकिस्तानी फिशरमैन है और 265 सिविलियन प्रिजनर है जो कि इंडियन जेल में बंद है. सो द वैल्यू ऑफ द लाइफ अगेन ऑल्टर द बायलैटरल रिलेशनशिप बिटवीन बोथ कंट्रीज. और कंसिक्वेंटली अगर बात करें इसका जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट है अपार्ट फ्रॉम द बायलैटरल रिलेशनशिप, उनकी जो फैमिलीज़ है उनको सबसे ज़्यादा सफ़र करना पड़ रहा है क्योंकि उन्होंने कोई क्राइम नहीं किया है. दे हैव जस्ट क्रॉस द बॉर्डर एंड दैट टू फॉर देयर लाइवलीहुड दे वर डूइंग देयर बिजनेस, दैट्स इट, नथिंग एल्स. और एवरेज की अगर बात करें तो मैन वुड हैव टू स्पेंड 1.5 ईयर इन द प्रिजन. अगर कोई भी एरिया अगर क्रॉस की जाती है, मान लो दिस इज इंडिया and this is Pakistan, if a person crosses this border and is reaches to the Pakistan area, he has to minimum be in the jail for the sentence of 1.5 year, right? So this is a minimum time which is there. Now 2008 की एक प्रपोजल है जहाँ पे इंडिया और पाकिस्तान ने फॉर्मली एक जुडिशियल कमेटी बनाई थी जहाँ पे 4 रिटायर्ड जो जजेस थे उनको रखा गया था. एंड द कमिटी विजिटेड द प्रिजनर. उन्होंने कहा कि भाई जो प्रिजनर्स हैं वहाँ पे एक जो दोनों कंट्रीज़ के बीच जो प्रिजनर्स होंगे उनके जो काउंसलर है उनको एक्सेस मिलना चाहिए. स्टेटस ऑफ देयर केसेस क्या चल रही है उसके बारे में उनको जानकारी दी जानी चाहिए. डिले इन द रिलीजेस कि कब उनको रिलीज़ करना है, रिपेट्रिएट कब करना है, एंड उनकी हेल्थ कंडीशन किस तरह से है, ये सारी चीज़ों के लिए अलाउ किया जाएगा उनके काउंसिल्स को. राइट. उसके बाद हुआ क्या, दे सजेस्टेड दैट द रिलीज एंड रिपेट्रिएशन ऑफ द फिशरमैन विद द वुमेन प्रिजनर एज वेल. तो गवर्नमेंट ने इन दोनों चीज़ों को बेसिकली इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की बट अल्टीमेटली दे फेल्ड. इट हैज़ नॉट बीन फुल्ली इम्प्लीमेंटेड. जो रिकमेंडेशन थी जो जजेस की जो कमेटी थी उनको अभी भी पूरी तरह से लागू नहीं किया गया. और जो लास्ट मीटिंग इसमें हुई है वो 2013 में हुई है, अक्टूबर के महीने में. और जो नॉमिनेटेड है दैट इज़ 4 मेंबर फॉर द पाकिस्तान डिड नॉट. तो इंडिया नॉमिनेटेड 4 मेंबर. इंडिया ने 4 मेंबर को नॉमिनेट किया कि ठीक है हमारी तरफ से कमिटीज़ में लोग होंगे जो कि जाएंगे, बट पाकिस्तान ने अपने तरफ से कोई भी मेंबर नॉमिनेट नहीं किए हैं. ना उस पर वे फॉरवर्ड क्या है, तो सबसे ज़रूरी ये है कि जो इम्प्रिजमेंट फिशरमैन है चाहे वो इंडिया की तरफ से हो या वो पाकिस्तान की तरफ से हो उनको रिलीज़ कर दिया जाए with their boat, because boat is something which is confiscated. तो उनको वापस कर दिया जाए with the boat. और अभी 15th अगस्त और बेसिकली हमारी इंडिपेंडेंस डे है, उसके बाद पाकिस्तान के इंडिपेंडेंस डे है. तो इस इंडिपेंडेंस डे में ही अगर दोनों तरफ से दोनों फिशर्समैन को छोड़ दिया जाए तो दिस वुड बी अ वेरी राइट डिसीजन. And at the same time, 2 countries now consider adopting no arrest policy for the fishermen. कुछ ऐसी पॉलिसी चेंजेस की ज़रूरत है जहाँ पे नो अरेस्ट पॉलिसी बनाया जाए फॉर द फिशरमैन अगर वो क्रॉस भी कर जाते हैं तो कुछ लिमिटेड एरिया उनको दी जानी चाहिए. एंड द फिशरमैन हैज़ नो डेफिनेट वे टू नो वेदर देयर लव्ड वन इज सेफ और नॉट ड्यूरिंग द कोरोना वायरस. अभी जिस तरह से कोविड-19 का कहर है उनको ये पता नहीं है उनकी वेदर देयर फैमिली आर सेफ और नॉट. सो गवर्नमेंट हैज़ टू इंटरवीन. बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान नीड टू फॉर्मुलेट अ पॉलिसी जहाँ पे जो नॉर्मल फिशर्समैन है जो बिजनेस के ख्याल से काम कर रहे हैं उनको इतनी सख्ती से ना पेश आया जाए बल्कि उनको थोड़ा सा रिलैक्सेशन दिया जाए सरकार की तरफ से. नाउ द 4th टॉपिक इज सीरम इंस्टीट्यूट नोवावैक्स vaccine deal. This is again a good news which is coming for India. The deal has been signed between the US firm and this is very important for your prelims examination and equally important for your general studies paper 3. तो जो US based बायोटेक फर्म है नोवा बेसिकली उन्होंने क्या किया है कि लाइसेंस दिया है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को जो कि सेल कर पाएगी कोविड-19 के वैक्सीन को. जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है इट विल बाय द कंपोनेंट्स फ्रॉम द नोवावैक्स. So both the companies have entered into the agreement. 30th of July को they have agreed into the agreement where the development, co-formulation and the filling and finishing, registration, commercialization जितनी है वो चीज़ों को की जाएगी of the COVID-19 vaccines जो कि NVX-CoV 2373 जो प्रोडक्ट है कोल्ड SARS-CoV-2 वायरस के जिससे बनाई जा रही है जो एटोनेटेड फॉर्म है उससे ये वैक्सीन बनाई गई है. नाउ एडवांटेजेस की बात करें ऑफ द एग्रीमेंट की तो एग्रीमेंट वुड प्रोवाइड जो हमारी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है उनको एक एक्सक्लूसिव राइट देगी इंडिया में
और नॉन एक्सक्लूसिव राइट देगी ड्यूरिंग द पेंडेमिक। तो पेंडेमिक जब तक चल रहा है, ऐसा नहीं है कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ही सिर्फ वैक्सीन बनाएगी, कुछ और भी कंपनीज होंगे जिनको राइट दिया जाएगा। सो दे डू नॉट हैव द एक्सक्लूसिव राइट, वेदर दे वुड बी हैविंग ए नॉन एक्सक्लूसिव राइट। बट जिस तरह से कोविड-19 अगर खत्म हो जाती है, उसके बाद जो भी वैक्सीन बनेगी वो हमारी सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ही बनाएगी। सो दिस इज कंट्री हैज़ टू एक्सपेक्ट एंड डेजिग्नेट द वर्ल्ड बैंक। और जो अपर मिडिल हाई इनकम कंट्रीज हैं उनको ध्यान में रखते हुए ये सारी चीज़ों को डिसाइड किया गया है। नाउ हाउ थिंग विल वर्क, किस तरह से चीज़ें काम करेगी। तो जो SSI है, जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, वो वैक्सीन कंपोनेंट नोवावैक्स के साथ दोनों कंपनी मिलकर काम करेंगी एंड दे विल इक्वली स्प्लिट द रेवेन्यू। मैं आपको आगे रेवेन्यू के बारे में बताऊंगा। लाइसेंस दी गई है SISI एक्सक्लूसिव राइट इन टर्म्स ऑफ द सप्लाई ऑफ द लाइसेंस एग्रीमेंट। और जो SISI है, नाउ दे विल एग्री फॉर द कोविड-19 वैक्सीन। पहले एस्ट्राजेनेका के साथ भी हमारी जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, उनकी ऑलरेडी एक एग्रीमेंट हो चुकी है, जहाँ पे दे वुड बी प्रोड्यूसिंग 1 बिलियन डोजेस टू द मिडिल इनकम कंट्रीज। और जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की जो वैक्सीन है, दे हैव रिसीव्ड परमिशन टू स्टार्ट फेज 2 एंड फेज 3 ट्रायल्स। सो ऑलरेडी जो हमारी इसके अलावे एस्ट्राजेनेका है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया है, जाइडस कैडिला है इंडिया की तरफ से जो कोविड-19 कैंडिडेट है, 2-3 बहुत ही रेपुटेड कंपनी है जो कि काफ़ी अच्छे फेजेस ऑफ ट्रायल में जा चुके हैं। नाउ रेवेन्यू शेयरिंग की बात करें तो जो हमारी SII है और जो नोवावैक्स है, दे विल इक्वली स्प्लिट द रेवेन्यू इन द सेल ऑफ द प्रोडक्ट एंड जो उनके नेट एग्रीड जो कॉस्ट है उनके साथ वो रेवेन्यू शेयरिंग करेंगे, अपने प्रॉफिट शेयर करेंगे। Now the other topic is status quo on the lending rate. This is again one of the important news and this news you can find in the front line of the Hindu. बहुत ही important news है। RBI की जो पॉलिसी है, MPC जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, उन्होंने दिया है। तो जो RBI की मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, उन्होंने यूनानिमसली डिसाइड किया है कि जो की रेट्स है वो चेंज नहीं किए जाएंगे। एंड द लेंडिंग रेट लाइक रेपो रेट, जहाँ पे एक रेट वो होती है जहाँ पे बैंक लैंड करती है, RBI शॉर्ट टर्म फंड देती है कमर्शियल बैंकों को, तो वो 4.0 पे रखी गई है। और जो रिवर्स रेपो रेट है, जहाँ पे RBI बोरो करती है, उसको 3.5% पे रखा गया। तो RBI का सीधा कहना था कि जो वॉर अगेंस्ट कोविड-19 है, उसके वजह से इट इज़ अ मोस्ट इंटेंस सिचुएशन, जहाँ पे इंडिया उस जंक्चर पे खड़ा है जहाँ वर्ल्ड इज़ ब्रेकिंग ऑफ द सेकेंड वेव ऑफ ए कॉशनरी टू बी ओपन। तो कोविड-19 को देखते हुए सारे डिसीजन ली किए गए हैं। और कोविड-19 के बाद जो पहली मंथली पॉलिसी आई थी RBI की तरफ से, उसमें भी ये चीज़ें बात क्लियर कर दी गई थी कि अब इन्फ्लेशन जो बेसिकली जो भी की रेट्स हैं उनको बढ़ाया नहीं जाएगा, राइट। नाउ GDP एंड द इकोनॉमिक एक्टिविटी की अगर बात करें तो कंट्री की जो ओवरऑल GDP है, दैट इज़ एक्सपेक्टेड टू रिमेन कॉन्ट्रेडिक्टरी। और ये फर्स्ट हाफ की अगर बात करें फिनेंशियल ईयर 2021 तक एक बहुत ही कम मिनिमल ग्रोथ देखी जाएगी। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की बात करें तो कंट्रीज हैज़ स्टार्टेड टू रिकवर फ्रॉम द लो अप्रैल इन द मे। कोविड-19 को जो इन्फेक्शन है अभी भी बढ़ रही है, कुछ रिकवरी रेट इंडिया में अच्छी हुई है, बट देखना होगा जो ग्लोबल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है वो अभी भी फ्रेजाइल है, राइट। और जो RBI के गवर्नर ने एडिशनल फैसिलिटी अराउंड बेसिकली अलाउ किया है, इट हैज़ अनाउंस दैट 10,000 करोड़ इंक्लूडिंग 5,000 करोड़ फॉर द नेशनल हाउसिंग बैंक, जो हमारी NHB है, उनके लिए एक स्पेशल सपोर्ट पैकेज दिया गया है ताकि मार्केट में लिक्विडिटी बनी रहे। और जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है, उन्होंने कोविड-19 रिलेटेड जो भी सप्लाई चेन जो डिस्टर्ब हो रही है उसके इम्प्लीकेशंस को फूड और नॉन फूड प्राइजेस को साथ के साथ रेगुलेट करने की भी बात कही है। नाउ कुछ अगर मैं पॉलिसी प्रिस्क्रिप्शन की बात करूं तो कुछ की ऑब्जर्वेशंस हैं RBI की तरफ से जो आए हैं। तो पहला, बैंक वुड अलाउ टू रिकंस्ट्रक्ट द स्ट्रेस्ड कॉर्पोरेट एंड MSME लोन, जो हमारे माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस लोन हैं, उनको रिलीफ देगी इंडिविजुअल बोरोवर टू द बैंक डिस्क्रेंट। और नो एक्सटेंशन अनाउंस फॉर द लोन मोराटोरियम बियॉन्ड 31 अगस्त। तो 31 के अगस्त अभी मोराटोरियम आगे बढ़ाई नहीं गई है और डिमांड ऐसे की जा रही है कि इसको नवंबर तक आगे बढ़ानी चाहिए। नो जो बोरोइंग लिमिट है अगेंस्ट द गोल्ड हैज़ बीन रिलैक्स्ड एंड टेन्योर कैन बी एक्सपेंडेड अप टू योर पर्सनल लोन। जो पर्सनल लोन है उसके टेन्योर्स को बढ़ाई जा सकती है। एंड 10,000 करोड़ दैट हैज़ बीन सपोर्ट हैज़ बीन प्रोवाइडेड फॉर द NHB नेशनल हाउसिंग बैंकिंग एंड द NABARD। और जो स्टार्टअप है दैट वुड इंक्लूड प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग। सो जो स्टार्टअप्स होंगे उनको प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग के अंदर लगाया जाएगा। सो दे वुड बी इंक्लूडेड कैटेगराइज अंडर द PSL। तो आप PSL के बारे में भी पढ़ लें। PSL एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए, राइट। और मैं ये बता दूं कि हमने एक डेली आंसर राइटिंग चैलेंज स्टार्ट किया है अपने टेलीग्राम चैनल पे। एक डेडिकेटेड आंसर राइटिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हर सुबह आपको सवाल मिल जाएंगे और आप अपने आंसर हमें 6 PM तक भेज पाएंगे, राइट।
बढ़ते हैं अपने आंसर्स की तरफ। जो कल के जो सवाल है उसके आंसर्स अभी मैं आपको बता दूं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज फ्रॉम द फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो उसके जो करेक्ट ऑप्शन सी है। The move to permit the masala bond to attend increase the international stature of rupee is a step forward towards the currency convertibility, and it is another other international expected currency without the restriction. Now talking about the second statement, the offshore investor earn better return by investing in the masala bond rather than investing in the home country. तो जो रेफरेंस है इसको आप हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस में बेसिकली जो बिजनेस लाइन है वहाँ भी पढ़ सकते हैं। Now the second question here, correct option is B, that the Gadar party was the revolutionary group organized the weekly newspaper Gadar and not the Mirror, which was founded by Devendranath Tagore in 1862. और statement to be correct है, that is the Gadar party headquarter was located in the San Francisco and branches at the US Court in the Far East. So this is there in the modern history of the NCERT. You can find this in the class 12th. Now coming to the MCQs question. So the first question is from Indian polity. Consider the following statement with regards to impeachment of the president. So the first statement is the impeachment changes the intention initiated by the upper house only. This is something about the initiation of that impeachment, and the impeachment of the president is a quasi judicial procedure in the parliament. So this is a very tricky question and easy as well. So you have to choose the correct option, that is A, B, C and D, and write your answer in the comments down below. तो अपने आंसर हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नाउ द सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू prompt corrective action is correct? It mandates the bank to cut lending and corporate focus on the reducing the concentration of loan and in the certain sectors, and it restricts the banks from opening the new branches and paying dividends. So these are the two important statements. These are the contemporary statement. If you're reading the newspaper, it would be very easy for you to answer these questions. So whether the A, B, C and D, whatever you feel is the correct answer, write your answer in the comments down below in the comment section of this video, right? And if you have any other concern, do let us know. We'll be more than happy to assist you. For time being, I'm signing off. Wish you all the best. Stay home, stay safe. Thank you so much.